महंगा है उससे बेहतर है कि थाईलैंड में चले जाओ, या फिर श्रीलंका बहुत सस्ता है, केरल से ज़्यादा, केरल जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो घरेलू हमारा टूरिज़्म है, अगर इसको थोड़ा और सस्ता कर दिया जाए तो यहाँ पर और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर भी स्थिति बेहतर होगी? देखिए, घरेलू टूरिज्म सस्ता करने का विषय नहीं है। हमारा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी होटल्स हैं, हमारा एयर टिकटिंग है, वो महंगा क्यों है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज देश से विदेश से देश आने वाले लोगों के लिए भी और भारत के कोर टूरिस्ट के लिए भी आज जो है हमारे होटल्स हैं, हमारा जो है एयरवेज हैं, वो कंपैरेटिवली महंगे हैं। लेकिन महंगे होने के बाद में वो खाली नहीं है। आप देश के किसी भी होटल में चले जाइए, किसी भी डेस्टिनेशन पे चले जाइए, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगी। ये जो हमारी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की बढ़ती हुई ताकत है, इस ताकत ने निश्चित रूप से विदेशी सैलानी को एल्बो आउट किया है। लेकिन फिर भी जिस गति के साथ में भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ रहा है और साथ साथ में भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम धरातल पर हुए और उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरह से, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जिस तरह से उसके चलते हुए भारत में मध्यम वर्ग का विकास हो रहा है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, और जब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल रहा है, वो एस्पायरिंग क्लास है जो सदियों से इस बात का इंतजार कर रही थी कि हमें, जो दशकों से इंतजार कर रही थी कि हम भी कभी घर से बाहर निकल करके जाएंगे। बिल्कुल, उनकी जो बढ़ती हुई ताकत है वो हिंदुस्तान में इस सेक्टर को सबसे प्रोमाइजिंग सेक्टर बनाती है। आज अगर हिंदुस्तान की जो है हमारी इकोनॉमी जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, हम 7.5% की गति से बढ़ने वाले देश हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जिस तरह से हमारा मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, हमारा टूरिज्म जो है, हम पूरा टूरिज्म सेक्टर इस बात को मानता है, केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को मैं फैक्टर इन करूं तो भी 14% की ग्रोथ से बढ़ेगा। आज $247 बिलियन का टूरिज्म मार्केट है, और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये $500 बिलियन हो जाएगा। लेकिन ये $500 बिलियन ऑर्गेनाइज मार्केट है। बिल्कुल सर, अनऑर्गेनाइज को अगर आप काउंट करेंगे तो इट विल गो अप टू $1 ट्रिलियन। और सर, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो आपने मार्केट बताया है, आपके पास दो महत्वपूर्ण चीजें, संस्कृति और पर्यटन, और इनका जब मेल होता है तो भारत की संस्कृति को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं, और भारत का जो पर्यटन है वो हमारी संस्कृति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। गजेंद्र जी, आने वाले महीनों में, मैं कहूँगा कि कुछ दिन में, इस देश में सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है, और दुनिया की निगाहें भारत पर है। गजेंद्र जी, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि विश्व पटल पर भारत का मान ऐसा बढ़े, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है, और आप दुनिया में आज रिपब्लिक भारत के इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कल्चर इज मदर ऑफ टूरिज्म। वहीं से पर्यटन का प्रारंभ होता है, और भारत के पास में क्योंकि दिखाने को इतनी सारी विविधताएं हैं, जियोग्राफिकल, फिजिकल, कल्चरल, भारत का डिफरेंट कॉस्ट्यूम की जो विविधताएं हैं, भारत के पहनावे की, खान पान की, संस्कृति की, नृत्य की, संगीत की, भारत अपार संभावनाओं के द्वार पर है। जहाँ तक कुंभ का विषय है, कुंभ को लेकर हम सब के मन में जो सबसे बड़ा संकट और चुनौती हमेशा हुआ करते थे, क्योंकि कुंभ तो हर 12 साल में आता है, हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है, वो होता था गंगा नदी के जल की जो है वो निर्मलता और अविरलता। बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से गंगा पर हमने काम किया, और मुझे भी सौभाग्य मिला 5 साल तक माँ गंगा की सेवा करने का, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि इस कुंभ में जब लोग आएंगे, पिछली कुंभ में भी उन्होंने चमत्कृत दृष्टि से गंगा में हुए परिवर्तन को देखा था, अब की बार दांत के नीचे उंगली दबा करके जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव को जब देखेंगे, जो 12 साल के पहले के कुंभ में आया था, वो जब अब भारत में आएगा तो उसके लिए एक वाव फैक्टर होगा। ओ भारत, सब कुछ बदल गया है। ये जो बदलाव की ताकत है, ये बदलाव की ताकत ही भारत का सम्मान इस कुंभ के अवसर पर, जब 25 करोड़ लोग उस कुंभ में एकत्रित होंगे, दुनिया भर के लगभग 100 से ज़्यादा देशों के लोग वहाँ आएंगे, उस 1.5 महीने के कालखंड के बाद में भारत की छवि ने जिस तरह से एक सकारात्मक परिवर्तन G20 की बैठक के बाद में विश्व के पटल पर देखा, उससे भी बड़ा परिवर्तन भारत की छवि का में अभिवृद्धि करने वाला ये कुंभ होने वाला है। बहुत बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो लगातार उनका जोर रहता है कि देश के भीतर जो टूरिज्म है उसको सर बढ़ाया जाए, और जब टूरिज्म का जिक्र होता है, हिंदुस्तान में सबसे सुंदर और सबसे अगर ऐतिहासिक देखना है तो राजस्थान का जिक्र होता है, जहां जोधपुर से आप भी आते हैं। जोधपुर जिसे ब्लू सिटी, जिसे सन सिटी कहा जाता है, और एक अलग ही इतिहास है। लेकिन अगर हम और राज्यों की बात करें, वहाँ पर भी कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं।
अपने आप में वो अपने एक बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन उन बातों को उतना, उन जगहों को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कहाँ पर कमी है? और अगर मैं बजट की बात करूँ तो संस्कृति मंत्रालय को 3260 करोड़ का बजट मिला है, पर्यटन मंत्रालय को 2479 करोड़ का बजट मिला है। तो अब पूरा मंत्रालय का प्लान क्या है? इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसे धरातल पर लाकर एक अलग तस्वीर पेश करनी है? देखिए, आज अगर भारत के टूरिज्म के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों की अगर हम चर्चा करें तो वो है कि हम पैन इंडिया मार्केट जिस तरह से करने की आवश्यकता है उसमें कहीं कमी थी। हमने तकनीकी के परिवर्तन के साथ साथ में उसको परिवर्तित करके उसको हम ठीक से शोकेस कर सकें, इसके लिए काम किया है। हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम ओवरऑल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से, प्रसाद योजना के माध्यम से, राज्यों का सहयोग के साथ मिलकर के, क्योंकि टूरिज्म इज़ ए स्टेटलेस सब्जेक्ट एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनके साथ मिलकर के हमने उनकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा पिछले बजट में और इस बजट में दोनों में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की कल्पना रखी थी और 1 लाख करोड़ रुपए का फंड उसके लिए डेडिकेट किया था। इस बार जब ये मंत्रालय मुझे मिला, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। हमने जाकर के निवेदन किया कि हमको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश करना चाहिए और प्रारंभिक तौर पर उन्होंने 2000 करोड़ रुपया उसके लिए एडिशनल जो है वो ग्रांट किया। हमने स्टेट्स के साथ में मीटिंग की कि एक प्रेजेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डीकंजस्ट करने के लिए या उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए बड़ी योजनाओं को लेकर के आए। और मुझे प्रसन्नता है, 15 तारीख को आखिरी उसकी डेट थी। 8000 करोड़ रुपए के वर्थ की परियोजनाएं प्रदेशों ने अपने अपने स्तर पर बना करके राज्य जो है देश की सरकार को भेजी है। तो हम टूरिज्म के मंत्रालय के डिफरेंट बजटरी हेड्स जो हैं हमारे, उन सब में अकोमोडेट करके हम देश के टूरिज्म एक्सपीरियंस को, टूरिस्ट एक्सपीरियंस को किस तरह से बढ़ा सकें। और मॉन्यूमेंटल टूरिज्म के जिसकी चर्चा आपने की, आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की, उससे आगे बढ़ करके अब भारत में जब और पूरे विश्व भर में जब कोविड के बाद में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, तब भारत में नए टूरिज्म की संभावनाएं किस तरह से बढ़े। आपने देखा भारत में एडवेंचर टूरिज्म पर काम हो रहा है। अब भारत में जो है इमर्सिव टूरिज्म एक्सपीरियंस पर भी हम काम कर रहे हैं जी। तकनीकी की ताकत के आधार पर हम जो है नए AR VR बेस्ड टूरिस्ट प्रोडक्ट जो हैं उस पर भी बना करके काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इन सब के आगे बढ़ करके भी जो भारत में एक बड़ी संभावना है वो मेडिकल टूरिज्म की है। जब जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बना है और जो प्रोग्रेस मेडिसिन के फील्ड में भारत ने प्राप्त की है विद ए लो कॉस्ट ट्रीटमेंट कैपेसिटी, उसके आधार पर मेडिकल टूरिज्म में अपार संभावनाएं और उससे सबसे आगे बढ़कर के मतलब रोजगार के कई सारे मौके आगे बढ़ करके जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वेड इन इंडिया, भारत में शादी करें और वेडिंग इन इंडिया का जो इंडिया को जो टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात है। जो देश में कुल शादियां होती हैं उन शादियों में केवल 50,000 शादियों को अगर मैं फैक्टर इन करता हूं तो ये $50 बिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है और जोरदार ताली होनी चाहिए आने वाले समय में। आने वाले 5 साल में ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री जो है होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात निश्चित रूप से भारत के में एक टूरिज्म की बड़ी एवेन्यू और एस्पेक्ट जो है ये बनने वाली है। मुझे लगता है सर टूरिज्म पे हमने बहुत अच्छे से बात कर ली और आपका विजन भी पता लग गया है। लेकिन अब राजस्थान की टूरिज्म या देश के टूरिज्म के इतर अगर हम थोड़ा सा चुनावों के आसपास आ जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, साथ ही राजस्थान की 7 सीटों पर भी उपचुनाव होना है और बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो ऐसे में क्या इस बार भजनलाल शर्मा जो हैं वो ट्रम्प कार्ड्स साबित होंगे, जैसा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी हुए? दूसरा ये कि बीजेपी के लिए हरियाणा की जीत के कितने खास मायने हैं, क्या मायने हैं? देखिए, मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर से शुरू करता हूं। हरियाणा में